शरीर छोड़ा हल्का। हाँ हाँ, लेकिन नहीं, फिर बहानेबाजी में ऐसे ही होता है। ऑनलाइन कर दिया आपने? ऑनलाइन हूँ मैं। हो गया। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आगे सभी लोग ही हाजिरी लगवा लें। चलो भाई हाजिरी लगा दो एक बार। पवन ने मेरा फ़ोन पकड़ा दे मुझे, बड़ा वाला, ये गूगल यही। हाँ देखो, खैर जब तक तुम लोग हाजिरी लगा रहे हो तब तक मैं तुम लोगों को आज का टॉपिक बता दूं दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू। दुरानी सर कैसा टॉपिक है ये? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव सही है। तो देखिए आज के क्लास में, या हो सकता है आज के बाद आने वाली अगली क्लास में, ठीक है, मैं आपके साथ जो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा वो होंगे इन्फिनिटिव्स। ठीक है, इन्फिनिटिव के यूजेस होंगे। इन्फिनिटिव होता है क्या? सबसे पहले तो देखो एक बार हम समझ लें, ज़्यादातर तो आप में से जानते होंगे बच्चे ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम एक बार समझ लें। इन्फिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। और अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, देखो ये भी इशू करेगा, ठीक है। तो इसको भी मैं एक बार ऐसे बता देता हूँ आपको एक दो एग्जाम्पल से। जैसे मैंने लिखा मोहन wants to go home, ठीक है। सेकेंड लिखा मोहन wanted to go home। नेक्स्ट लिखा मोहन तो छोड़ो कि चिल्ड्रन want to go home, ठीक है। अब ये जो सेंटेंसेस हमने तीनों लिखे ना, इन तीनों सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बार हमने यूज़ किया wants, एक यहाँ पे यूज़ किया wanted और एक यहाँ पे want, मतलब एक सेम वर्ब है, अलग अलग फॉर्म में यूज़ किया। साथ ही में एक बार वर्ब यूज़ हुई है to go। तो हम हर एक सेंटेंस में दो वर्ब यूज़ कर रहे हैं, एक want और एक go, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में जो हमने वर्ब यूज़ किया वो wants है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की। सेकेंड सेंटेंस में जो हमने लिखी है वो वांटेड है। ऐसा हमें इसलिए करना पड़ गया क्योंकि हमने वर्ब का टेंस चेंज कर दिया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो टेंस चेंज करने की वजह से हमें वर्ब की फॉर्म चेंज करनी पड़ गई। अच्छा, फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमने वर्ब की फॉर्म चेंज कर रखी है, वांट लिख रखा है। अभी टेंस तो प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे टेंस वही है, यहाँ भी टेंस वही है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, तो अब क्यों वर्ब की फॉर्म चेंज कर दी? अब इसलिए चेंज कर दी क्योंकि सब्जेक्ट का नंबर चेंज हो गया। मोहन सब्जेक्ट था सिंगुलर, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है प्लूरल। तो कहने का मतलब जब हम वर्ब का टेंस चेंज कर देते हैं या सब्जेक्ट का नंबर चेंज कर देते हैं तो वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। ये जो फीचर है ना, ये होते हैं फाइनाइट वर्ब्स के। लेकिन हम देख रहे हैं वो जो दूसरी वर्ब हमारी लिखी हुई है टू गो, इसमें तो हमने कोई चेंजेस नहीं किया, ना हमने गोज लिखा, ना वेंट लिखा, ना गोइंग लिखा, कुछ नहीं लिखा, सेम यूज़ कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यह है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, तो देखो फाइनाइट का मतलब क्या था? फाइनाइट का मतलब लिमिट, ठीक है। तो वर्ब की एक ऐसी फॉर्म जिसको हमें सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना पड़ता है, वो तो फाइनाइट हो गई। फाइनाइट का मतलब उसको अबाइड करना पड़ेगा नंबर को या टेंस को। अगर टेंस चेंज होगा तो वर्ब की फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी, अगर सब्जेक्ट का नंबर चेंज हुआ तो वर्ब की फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी। तो वो जो वर्ब है ना, उसको लिमिट कर देगा टेंस या उसको लिमिट कर देगा सब्जेक्ट का नंबर। तो ये फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, ठीक है। ये अब्सोल्युटली यूज नहीं हो सकते हैं, इनको सब्जेक्ट के और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ जाएगा। तो ये फाइनाइट वर्ब्स हैं, लिमिटेड वर्ब्स हैं, इनको लिमिट कर देता है सब्जेक्ट का नंबर या टेंस। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो ऐसी वर्ब्स होती हैं दैट आर नॉट लिमिटेड और दैट आर नॉट चेंज्ड बाय द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट और बाय द टेंस। सब्जेक्ट के चेंज करने से या टेंस के चेंज करने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नॉन फाइनाइट होती हैं। इनफाइनाइट इसलिए नॉन फाइनाइट का मतलब ये हो गया कि उनको कोई चीज़ फाइनाइट नहीं कर सकते, उनको सब्जेक्ट के नंबर से कोई लेना देना नहीं, उनको टेंस से कोई लेना देना नहीं। कोई टेंस यूज़ करो, कोई सब्जेक्ट का नंबर यूज़ करो, वो एज इट इज़ यूज़ होंगी। तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, इनमें से ये देखो एक थोड़ा सा और समझा देता हूँ। ये जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, सिंपली आप चाहो तो ऐसे ध्यान रख सकते हो कि सेंटेंस में यूज़ की गई वो वर्ब्स जो कि अदर देन द मेन वर्ब हो। जो सेंटेंस में यूज़ की गई मेन वर्ब है, मेन वर्ब का मतलब वो वर्ब जिसको हम सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, उसको छोड़ के सेंटेंस में जो भी वर्ब यूज़ होती हैं वो नॉन फाइनाइट ही होती हैं, ठीक है। अभी जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं इनके टाइप्स देखो, एक तो यही इन्फिनिटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा जेरेंड,
आईएनजी फॉर्म द वर्ब, ठीक है। तीसरा पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स और इन्फिनेटिव जेरेंड में एक बेसिक डिफरेंस समझना। ये जो इन्फिनेटिव और जेरेंड होते हैं इनको हम यूजुअली यूज़ करते हैं सेंटेंस में एज नाउन्स, इन्फिनेटिव को भी जेरेंड को भी, ठीक है। फॉर्म अलग अलग होती हैं, फंक्शन सेम होते हैं लगभग। पार्टिसिपल्स जो होते हैं ना, ये ऐसी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एज एडजेक्टिव्स, अब ये पार्टिसिपल्स तीन होते हैं, पार्टिसिपल्स जो होते हैं ये तीन होते हैं। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एक पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और एक परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपके लिए हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब्स का। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर सच वर्ब्स एज आर नॉट अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट और बाय द टेंस, ठीक है। एंड दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल्स। इन्फिनेटिव एंड जेरेंड मेनली एक्ट एज नाउन्स, दो दे हैव गॉट डिफरेंट फॉर्म्स इनकी अलग अलग होती हैं लेकिन वो नाउन्स के तरीके से एक्ट करते हैं। पार्टिसिपल्स एक्ट एज एडजेक्टिव्स, पार्टिसिपल्स तीन, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करे, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करे, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करे। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ आपको और समझा दूँ। जनरली मैं अपने क्लासरूम टीचिंग में प्रीपोजिशंस और नॉन फाइनाइट वर्ब्स लास्ट में पढ़ाता हूँ, ठीक है। टेढ़े होते हैं ये चैप्टर, ठीक है। आधी बात कहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट समझाओगे तो उसके लिए बच्चे का बेसिक बैकग्राउंड से क्लियर होना चाहिए, कई बार वो उसको पकड़ नहीं पाता, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लासरूम में तो ये रिस्क नहीं लिया जा सकता, तो मैं पहले सारी चीज़ें पढ़ाने के बाद तभी नहीं डिस्कस करता हूँ। यूट्यूब चैनल पे मैं जो आप लोगों के साथ में डिस्कशन कर रहा हूँ, ये मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। जो कंटेंट है, जो इंग्लिश है, या जो इंग्लिश को देखने का मेरा अपना एक नज़रिया है, एंगल है, मैं उसको अपडेट करना चाहता हूँ और मैं उसमें अपडेट करता हूँ। अब इतने आप एक्सपेरिमेंट्स क्लासरूम में तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स मैं आप लोगों के साथ में अपने शेयर करता हूँ कि नाउ आई लुक दिस कॉन्सेप्ट दिस वे, मैं इस चीज़ों को इस एंगल से देखता हूँ, इस नज़रिए से देखता हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर मी टू एक्सपेरिमेंट थिंग्स। तो मेरे लिए एक्सपेरिमेंट का एक जरिया होता है। बहुत से बच्चे हैं, उनकी बातों से पता चल जाता है कि दे आर नॉट हैप्पी विद इट, ठीक है। ये तो इंसान की फितरत है, आप उसको जितना दोगे उतने से उसका मन नहीं भरेगा, वो सब कुछ छीन लेना चाहेगा, ठीक है। तो उनका तो खैर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको एक शुरुआत देना चाहता हूँ, कि मैं आपको एक नज़रिया देना चाहता हूँ। अगर आप काबिल हो, सक्षम हो, ईमानदार हो, मेहनती हो, तो आप उस शुरुआत को बहुत आगे तक लेके जा सकते हो। मेहनत करोगे तो आप मेरे से भी आगे चले जाओगे, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमें मेहनत ना करने पड़े, समवन कम्स टू मी, कोई हमारे पास खुद ही चल के आ जाए और ही डिलीवर्स एवरीथिंग टू अस एंड देन ही गोज बैक। ऐसा नहीं होता। तो ये जो मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा रहा हूँ ना, ये वास्तव में मैं एक रिस्क लेके आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा मैं इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूँ और आप इनको वैसे समझें। दिक्कत ये होती है कि लोग पहले से माने बैठे होते हैं और वो सुनना या समझना दूसरे की चाहते नहीं है। सुन तो लेते हैं लेकिन सुनते इसलिए कि उन्हें बात काटनी है तुरंत ही, ठीक है, समझना वझना नहीं है। तो मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ना, ये एक्चुअल में नॉन फाइनाइट ही होते हैं। अब नॉन फाइनाइट का मतलब ये हो गया कि ये सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं होंगी। आप कोई भी सब्जेक्ट यूज़ करो, कोई भी टेंस यूज़ करो, इनका फंक्शन मतलब इनकी फॉर्म नहीं चेंज होती, ठीक है। एक दूसरी बात और ध्यान रखनी है, ये जो हम कह रहे हैं कि इन्फिनेटिव, जेरेंड नाउन्स के तरीके से एक्ट करती हैं, ठीक है, पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव्स के तरीके से यूज़ करते हैं, ये इनका यूजुअल फंक्शन है। यूजुअल का मतलब यूजुअली ये इसी तरीके से एक्ट होती हैं, लेकिन आप इसको परमानेंट ना मान के चलें। ऐसा नहीं होता कि इन्फिनेटिव हमेशा नाउन ही रहेगा, जेरेंड हमेशा नाउन ही रहेगा, पार्टिसिपल्स हमेशा एडजेक्टिव भी रहेंगे, ठीक है। दिस कैन एक्ट अदरवाइज, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट है, इनको कोई चीज़ फाइनाइट नहीं कर सकते। अब मान लो हमने कहते हैं इन्फिनेटिव केवल नाउन का ही काम करेगा, तो ये तो तुमने फाइनाइट कर लिया इसे, फिर तो भाई फाइनाइट कर लिया ना वर्ब को कि ये नाउन के अलावा कोई दूसरा एक्शन ही नहीं कर पाएगी, तो नॉन फाइनाइट कहाँ रह गई। अगर हम कहते हैं जेरेंड केवल नाउन का ही काम करेगा, बाकी और किसी तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये तो फाइनाइट कर लिया अपने वर्ब को, ठीक है, लिमिट कर दिया उसे, लिमिट नहीं कर सकते। तो ये इनके यूजुअल फंक्शन है। फिलहाल में वो धीरे धीरे सब डिस्कस हो जाएंगे। आज से जो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं केवल इन्फिनेटिव्स को ही डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। बड़ा कॉन्सेप्ट है, 2-3-4 क्लास अगर हम इन्फिनेटिव ही डिस्कस करते रहेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल में शुरुआत करते हैं इन्फिनेटिव से। नॉन फाइनाइट वर्ब्स फिर से समझा देता हूँ, एनी वर्ब अदर देन द मेन वर्ब। सेंटेंस में मेन वर्ब को अलावा जो भी वर्ब यूज़ की गई वो नॉन फाइनाइट ही होती है, ठीक है। अब ये इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल्स जनरली इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं, इनमें से इन्फिनेटिव को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज शुरुआत करते हैं।
तो देखो इन्फिनेटिव हमने कहा कि वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जो कि होती है टू प्लस बेस फॉर्म, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट मेनली एक्ट्स एज नाउन, ठीक है। लेकिन मैं आपको शुरुआत में यहीं पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये हमेशा नाउन का काम नहीं करते, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिखा, दे होप्ड टू पास द टेस्ट, ठीक है। दे cheated to pass the test. अब देखो जैसे हमने लिखा दे होप्ड, व्हाट डिड दे होप, उन्होंने होप किया, क्या होप किया, होप ट्रांसिटिव वर्ब होती है, अगर आप लोग पहले से जानते हो तो ठीक है, नहीं तो याद रखना, ठीक है। अब जैसे हमने लिखा दे होप्ड, व्हाट डिड दे होप, तो ये व्हाट का रिप्लाई आ गया टू पास द टेस्ट, टू पास द टेस्ट व्हाट का रिप्लाई है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस जो व्हाट या होम का रिप्लाई होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये जो टू पास द टेस्ट है ना, ये होप वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दे चीटेड व्हाट, अब ये व्हाट का रिप्लाई तो नहीं है टू पास द टेस्ट, ठीक है। दे चीटेड व्हाई डिड दे चीट, क्यों उन्होंने चीट किया, टू पास द टेस्ट, तो ये तो एडवर्ब हो गया। अब देखो चूंकि ये वर्ड ऑब्जेक्ट है व्हाट का रिप्लाई, तो ये नाउन है, ये वाई का रिप्लाई है तो ये एडवर्ब है, वाई का रिप्लाई एडवर्ब रीजन हो गया, भाई हमने कोई काम किया तो क्यों किया, क्या पर्पस था हमारा, क्या रीजन था, तो उसके लिए हमने यूज कर लिया। तो ये जो टू पास द टेस्ट है ना, ये एडवर्ब है, वो जो टू पास द टेस्ट है वो नाउन है, उसको हम नाउन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसको हम एडवर्ब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वाई का रिप्लाई है, काम के किए जाने का रीजन है, भाई हमने कोई काम किया, ठीक है, कब किया, कैसे किया, क्यों किया, कहाँ किया, ये सब एडवर्ब्स बताते हैं। तो इफ वी हैव टू डिस्क्राइब द वर्ब, इफ वी हैव टू डिस्क्राइब द एक्शन, तो फिर हमें एडवर्ब लिखना पड़ेगा। अगर हमें वर्ब को एक्शन को डिस्क्राइब नहीं करना है, उसको हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, तो फिर हमें नाउन लिखना पड़ेगा। तो ये टू पास द टेस्ट है, ये नाउन है, और टू पास द टेस्ट ये एडवर्ब है। तो इन्फिनेटिव एडवर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस एंड टेंसेस, सेंटेंसेस, कि हमने उसको किस सेंटेंस में किस सिचुएशन में यूज किया वो डिसाइड करेगा हम उसे नाउन कहें एडवर्ब कहें। फिर एक एग्जांपल और देखते हैं, हमने कहा the words to be explained were written by कमल। अब देखो जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, ठीक है, हमने सेंटेंस लिखा द वर्ड्स, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वर रिटन बाय कमल, इसका प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट का मतलब व्हाट वी टॉक अबाउट, प्रेडिकेट का मतलब दैट वी टॉक अबाउट हिम, जो भी हम उसके बारे में बताते हैं। तो द वर्ड सब्जेक्ट हो गया, वर रिटन बाय कमल उसका प्रेडिकेट हो गया। अभी जो टू बी एक्सप्लेन्ड है, ये जो ये क्या है, ये हमने क्या यूज कर रखा है, इसकी क्या जरूरत है यहाँ पे, इसे हम नाउन कहें या हम इसे एडवर्ब कहें। अब हम इसे क्या कहें, तो ध्यान देना ये ना नाउन है ना एडवर्ब है, ये इस वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन है और एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा था वर्ड्स, विच वर्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स, तो अब जो विच है व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होता है, वो डिस्क्रिप्शन होता है नाउन या प्रोनाउन का, वो एडजेक्टिव होता है। तो ये जो टू बी एक्सप्लेन्ड है ये एडजेक्टिव है, टू पास द टेस्ट है एडवर्ब है, टू पास द टेस्ट है ये नाउन है। दुरानी सर ठीक चल रहा हूं? अब देखो फिर से किसी समझ लो, ये जो इन्फिनेटिव मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक बार इसको पूरा डिटेल में एक बार इसके बेसिक समझ लो, आधा अधूरा रहेगा, आधा कचरा रहेगा। देखो वैसे भी ये तो सबको ही पता है कि हम इस तरीके से पूरा सिलेबस डील करेंगे तो ज़िंदगी और बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और मैं एक्चुअल में सही बताऊँ आपको, तुम इसको कैसे लोगे, अदरवाइज लोगे या नहीं लोगे, मैं आपके साथ वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ जिन पे मैं नया काम कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं अपने तरीके से चीज़ों को देख रहा हूँ और नज़रिया बना रहा हूँ, या जो मेरे मतलब रिसर्च टाइप से आप समझ लो, ठीक है। तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। क्लासरूम में माहौल मिल नहीं पाता, या सोचता हूँ कि यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा तो इससे होगा क्लासरूम वाले बच्चों को एक एडवांटेज भी मिल जाएगा, जो भी हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पहले एक बार वो बेसिक बात समझ में आ जाए कि इन्फिनेटिव एक्चुअल में होता क्या और कितने तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ऐसा ना हो कि किसी बच्चे के दिमाग में बैठा हो कि इन्फिनेटिव नाउन के तरीके से यूज़ होता है, फिर मैं उसको कहूँ कि एडजेक्टिव के तरीके से होता है, वो बात माने भी ना, ठीक है। मानेगा नहीं तो उसे तो सीख भी नहीं पाएगा। तो सीख वही पाएगा जो पहले मानेगा तो सही, गलत कहें तो नहीं मानना,
ठीक है, ऐसा लगे कि ये होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से एडवर्ब, मैं कह रहा हूँ एडजेक्टिव, तो मत मानो मेरी बात। तुम्हें लगता है ये नाउन होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ एडवर्ब है, तो मत मानो मेरी बात। तुम्हें लगता है ये एडवर्ब होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ नाउन है, तो मत मानो मेरी बात। लेकिन अगर सेंस यूज़ करोगे, खोपड़ी यूज़ करोगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि टू पास द टेस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, नाउन है। ठीक है, टू पास द टेस्ट वाई का रिप्लाई है और इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है और रीजन है। अगर रीजन है तो नाउन तो हो नहीं सकता, एडवर्ब हो गया। ये टू बी एक्सप्लेन्ड वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन है, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स वर रिटन बाय कमल, तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो एडजेक्टिव है। तो कुल मिला के बात यह है कि देखो जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8 होते हैं, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, लास्ट इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, हुर्रे, ब्रेवो, वाओ, प्लीज वगैरह। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है, नाउन और एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, ठीक है, इनमें से जो 4 होते हैं हमारे, जैसे एक नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो बच गए प्रोनाउन, प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज होता है, एक तरीके से सेकेंडरी काम करता है। ठीक है, कंजंक्शन का काम कनेक्ट करना होता है, मेन उसका कोई इंपॉर्टेंट उसमें मीनिंग में होते नहीं है। ठीक है, एडवर्ब्स क्या नाम बच गया इसके बाद में, इंटरजेक्शन बच गया आपका, प्रीपोजिशन बच गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोनाउन होते हैं ना फंक्शन में सेंटेंस के, वो ये होते हैं। नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ही वर्ब होता है। ठीक है, एडजेक्टिव डिस्क्रिप्शन होता है नाउन का, एडवर्ब डिस्क्रिप्शन होता है वर्ब का। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव डिस्क्रिप्शन नाउन का हो गया, एडवर्ब डिस्क्रिप्शन वर्ब का हो गया। ठीक है, हालांकि एडवर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन मेनली उसका जो काम होता है एडवर्ब को डिस्क्राइब करना। तो ये 4 हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स ये चारों ही काम करती हैं। ठीक है, अब देखो नाउन तो ये वर्ब है ही वहाँ पे टू पास, एडवर्ब भी है यहाँ पे, एडजेक्टिव भी है। तो हमने देखा कि जो इन्फिनेटिव है वो नाउन का काम तो कर ही रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव का काम भी कर ही रहा है, एडवर्ब का काम कर ही रहा है। अब वर्ब वो बाय डिफॉल्ट है ही है, वर्ब तो भाई है ही, वो बेसिकली वो वर्ड ही वर्ब है, तो वर्ब तो वो बाय डिफॉल्ट है। अब वो उसके अंदर फंक्शन किसका करेगा वो डिसाइड करेगा कि हम इसे नाउन कहें, एडजेक्टिव कहें या एडवर्ब कहें, लेकिन वर्ब तो हमें उस हर हालत में मानना पड़ेगा। होता क्या है, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वर्ब होती हैं, लेकिन ये मेन वर्ब नहीं होती हैं, सेमी वर्ब्स होती हैं। सेमी वर्ब्स का मतलब समझना, सेमी वर्ब का मतलब ये हो गया कि इन पे सब्जेक्ट के नंबर का और टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो इनको लिमिट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये बेसिकली हैं तो वर्ब ही। तो अगर ये वर्ब हैं तो इनके जो वर्ब के एट्रीब्यूट्स हैं वो इनमें रहेंगे। वर्ब के एट्रीब्यूट्स का मतलब ये हो जाएगा जिसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है वो इन पर फर्क नहीं पड़ेगा सब्जेक्ट और टेंस का, लेकिन वर्ब के ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स तो इनमें रहेंगे। वर्ब के एट्रीब्यूट से मतलब ये हो जाएगा कि डिफरेंट स्टेट्स को शो करने के लिए इनकी डिफरेंट अपनी फॉर्म्स होंगी। ठीक है, इनके साथ में हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेन वर्ब के साथ में यूज़ करते हैं। ठीक है, इनके साथ में हम एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं इन्हें डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे मेन वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल्स, ये वर्ब तो बाय डिफॉल्ट हैं। ठीक है, लेकिन ये वर्ब के अलावा एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन का भी काम कर सकती हैं। ठीक, अब वर्ब सेमी वर्ब का मतलब समझना, जैसे मैंने लिखा दे होप टू पास, अभी टू पास वर्ब है ना, ये होप मेन वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है, और देखो ये जो टेस्ट है ना वो इस नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है। तो ये टू पास ऑब्जेक्ट है होप का, और ये द टेस्ट ऑब्जेक्ट है पास का। तो ये द टेस्ट जो नाउन है ये ऑब्जेक्ट मेन वर्ब का तो है नहीं, ये तो इस नॉन फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें पता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो वर्ब के साथ ही यूज होते हैं, तो अगर वर्ब के साथ यूज होते हैं तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये चीज़ हमें बेसिक ध्यान रखनी है। ठीक है, कि जो वर्ब होती हैं, सेम नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, वो सेमी वर्ब्स होती हैं, वर्ब के उनमें सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर ये बात तुम्हें क्लियर रहेगी तो देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ये वैसे मैं बताऊँ उसमें आया क्या नाम, CGL के हाँ पेपर में आया, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। जैसे हमने लिखा यू हैव कम हियर विद अ व्यू टू इंसल्ट मी। अब देखो ये जो विद अ व्यू के साथ हम टू यूज करते हैं ना, प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के साथ हमेशा हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। वर्ब अगर इंट्रांसिटिव हो तो हम उसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लिखते, मतलब हम वर्ब को बिना ऑब्जेक्ट के लिख सकते हैं, प्रीपोजिशन के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ता है। तो ये जो इंसल्ट वर्ड है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब अगर ये इंसल्ट वर्ड नाउन हो, ठीक है, तब तो ये सही है, लेकिन अगर ये वर्ब हुआ तो इसको जेरेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। होता क्या है कि किसी भी वर्ब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को बनाओगे तो वो हमेशा जेरेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है,
फिर से समझ लो, किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट किसी वर्ब को बनाओगे तो वो हमेशा जेरेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो अगर ये इंसल्ट वर्ब हो तब तो इसको इंसल्टिंग लिखना पड़ जाएगा, अगर नाउन हो तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। पता है क्यों ऐसा? क्योंकि नाउन में तो आईएनजी फॉर्म होती नहीं है तो जो उसको जेरेंट बना लोगे, लेकिन वर्ब में होती है। तो अगर अब होता क्या, इंसल्ट वर्ड है ना, नाउन भी है वर्ब भी है। डाउट वर्ड जो है ये नाउन भी है वर्ब भी है। नीड वर्ड है ये नाउन भी है वर्ब भी है। हेल्प वर्ड है ये नाउन भी है वर्ब भी है, ठीक है। तो देयर आर अ नंबर ऑफ वर्ड्स, दे आर बोथ नाउन भी है वर्ब भी है। तो अब अगर ये इंसल्ट यहाँ पे नाउन हो तब तो ये सही लिखा हुआ है, यू हैव कम हियर विद अ व्यू टू इंसल्ट, ठीक है। यू हैव कम हियर विद अ व्यू टू डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट नाउन हो गया तो हमने सीधा लिख दिया टू डेवलपमेंट, ठीक है। और अगर ये वर्ब हो तो इसको जेरेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखना, इस इंसल्ट के बाद में हमने मी लिख रखा है, मी प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस का। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो बड़ी सीधी सी बात है कि इंसल्ट वर्ब ही होगा, नाउन तो हो नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि अगर ये नाउन होता तो इसका ऑब्जेक्ट मी तो आता ही नहीं। अगर हम मी लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये वर्ब है। वो अलग बात है कि मेन वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब तो इस सेंटेंस की है हैव कम, सिंपल सेंटेंस है, एक ही मेन वर्ब आएगी जो कि हमने पहले ही लिख ली। तो वो जो इंसल्ट है ना वो एक्चुअल में एक वर्ब है नॉन फाइनाइट फॉर्म की, मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, नॉन फाइनाइट फॉर्म की वर्ब है। अब पता ये बात हमें ऐसे चल पा रही है वर्ब है क्योंकि हमने इसका मी लिख रखा। अगर तुम्हें पता चल गया कि ये वर्ब है तो अब इसको जेरेंट फॉर्म में लिख दो इंसल्टिंग। तो ये जब छोटी छोटी बातें क्लियर हो जाएंगी ना, तो जो मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिनके बुक्स में आंसर गड़बड़ होते हैं या आंसर ही होते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन नहीं होते या एक्सप्लेनेशन ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते, वो भी हमें समझ में आने लग जाएंगे। उसके लिए हमें कोई कोचिंग को अंकुल सर को ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये एक बार क्लियर हो जाए हम अपने आप सब समझ लेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, वो जो हमने द टेस्ट लिखा है ना वो पास्ट वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं सेमी वर्ब्स होती हैं, इनके अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इनकी अपनी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, और वर्ब के अलावा ये नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का भी काम कर सकती हैं, ठीक। लगभग चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ जो समझाने के लिए ज़रूरी थी। बस एक छोटी सी बात और यहाँ पे क्लियर करनी रह जाएगी कि जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं ना, इससे मतलब क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं इनसे मतलब क्या है। तो देखो मैं समझाता हूँ इनसे मतलब क्या है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ही, ठीक है, हेल्प्स, हेल्प्ड, इज हेल्पिंग, हैज हेल्प्ड, was हेल्प्ड, ठीक है, yesterday या जो भी। अब जैसे हमने ये लिख दिया तो हम देख रहे हैं ये जो हेल्प्स हैं इस वर्ब को हमने अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ किया। ये जो अलग अलग फॉर्म्स हैं ना वर्ब की, ये इसकी अलग अलग स्टेट का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो जैसे ये मेन वर्ब है, यहाँ पे तो हेल्प मेन वर्ब है, जैसे मेन वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट स्टेट्स को एक्सप्रेस करती हैं, उसी तरीके से नॉन फाइनाइट वर्ब्स में भी होता है, क्योंकि होती तो ये भी वर्ब है। तो डिफरेंट स्टेट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम इन्हें भी यूज़ करेंगे। अब देखो जैसे स्टेट्स ऑफ वर्ब और स्टेट ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो एक तो इनकी स्टेट जो होती है वर्ब्स की, मतलब जो फॉर्म होती हैं, ठीक है, एक तो स्टेट हो गई इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। फंक्शन के अकॉर्डिंग वर्ब्स की जो स्टेट होती हैं वो एक तो होती है इंडेफिनिट, एक होती है कॉन्टिन्यूअस, एक होती है परफेक्ट और एक होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब जैसे हमने ये लिखा, फिर से देखो एक बार समझा देता हूँ। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, अगर हम इसको समझना चाहें, याद करना चाहें तब तो कुछ नहीं, किताब उठाओ रट्टा मारो, ठीक है। लेकिन अगर इसको समझना चाहो तो ये बड़ा उलझा हुआ चैप्टर होता है। पहले इसको सुलझाओगे तब बाकी बातें समझ में आएगी। सीधे क्वेश्चन आंसर शुरू कर देंगे तो मैं कहूँगा ऐसे होता है, तुम याद कर लेना और तुम्हें ज़बरदस्ती याद ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहें वो बात वास्तव में हमें समझ में आए कि भाई ऐसा होता क्यों। अब जैसे ये तो सबको पता है कि लैंग्वेज जो इंग्लिश है ये फिजिक्स है, ठीक है, साइंस है। लोग इसको बदतमीजी दे के पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये है साइंस। तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं, सुलझा लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चन सड़ासड़ पकड़ में आएंगे। ये हमने टू डू लिखा और टू बी डूइंग लिखा और टू हैव डन लिखा और टू हैव बीन डूइंग लिखा। ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं इस वर्ब के डू की, ये स्टेट्स हैं। ये टू डू जो है ये इंडेफिनिट स्टेट है, टू बी डूइंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस स्टेट है,
टू हैव डन जो है वो परफेक्ट स्टेट है और टू हैव बीन डूइंग जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस स्टेट है। अब ये बिल्कुल वैसे ही बात हो गई जैसे कि तुमने टेंस में पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे टेंस जो होता है, डिफरेंट टेंसेस जो होते हैं वो डिफरेंट वर्ब की स्टेट्स को एक्सप्रेस करने के लिए उनमें वर्ब की अलग अलग फॉर्म यूज़ की जाती है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। अब इसमें पता है क्या, अगर इसमें टू हटा दो तो मेन वर्ब बन जाएगी भाई, डू डज होते ही मेन वर्ब, बी डूइंग हो जाएगी, हैव डन हो जाएगा, हैव बीन डूइंग मेन वर्ब हो जाएगी। अगर टू के साथ लिख दो तो ये इन्फिनिटिव है, नॉन फिनिट वर्ब है। तो ये जो टू डू हमने लिखा है, टू बी डूइंग लिखा है, टू हैव डन लिखा है, टू हैव बीन डूइंग लिखा है, ये सारे के सारे इन्फिनिटिव्स हैं। और ये इन्फिनिटिव जो है, जिस वर्ब को इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखा गया है उसकी अलग अलग स्टेट हैं। अगर हम टू डू लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये जो इन्फिनिटिव है ये इंडेफिनिट स्टेट का है, मतलब इन्फिनिटिव में लिखा गया एक्शन जो है वो इंडेफिनिट स्टेट में है। अगर टू बी डूइंग लिख रहे हैं तो इसका मतलब जो हम इन्फिनिटिव में वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस स्टेट में है। टू हैव डन लिख रहे हैं तो इसका मतलब जो इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखी गई वर्ब है वो परफेक्ट फॉर्म की है, परफेक्ट स्टेट में है। टू हैव बीन डूइंग लिख रहे हैं तो इसका मतलब जो हम वर्ब लिख रहे हैं इन्फिनिटिव में वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस स्टेट की है, ठीक है। क्या होती हैं स्टेट, क्या होता है इनका मतलब, तो इनके लिए मैं बता देता हूँ। जो 2 जुलाई को हमने 2 जुलाई को तो नहीं, शायद 3 जुलाई को, ठीक है, जो हमने नया बैच अपना पिछला बनाया था जिसकी हमने शुरू की 2 लाइव क्लास दे दी थी, 2 क्लासेस लाइव भी कर दी थी यूट्यूब पे। उसमें जो 3 तारीख वाला वीडियो है, लाइव क्लास है, वो टेंस की पहली क्लास है, ठीक है। अगर उसको आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि टू डू, टू बी डूइंग और ये इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है। फिलहाल में मैं ऐसे बता देता हूँ, कोई भी एक्शन जो इनकम्प्लीट स्टेट का हो उस समय जब उसके बारे में बात की जा रही हो, तो इनकम्प्लीट स्टेट के एक्शन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस स्टेट के होते हैं, उनके लिए कॉन्टिन्यूस टेंसेज होते हैं। कोई भी ऐसा एक्शन जिस समय उसकी बात की जा रही है कंप्लीट स्टेट का हो, ठीक है, तो वो परफेक्ट स्टेट का होता है। जो कंप्लीट हो वो परफेक्ट स्टेट का होता है, उसके लिए परफेक्ट टेंसेज यूज करने पड़ते हैं। कोई ऐसा एक्शन जो ना कंप्लीट हो ना इनकम्प्लीट हो वो इंडेफिनिट होता है, ठीक है। अच्छा, कोई भी ऐसा एक्शन जो कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों ही हो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक। तो ये अगर समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो फिर हम इंडेफिनिट को इसको देखो, लेके क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पर, ही अपीयर्स टू बी सेटिस्फाइड, या ही अपीयर्स टू बी हैप्पी विद योर आंसर या अरेंजमेंट्स, ठीक है। फिर हमने दूसरा लिखा, ही अपीयर्स टू बी गेटिंग बोर्ड हियर, ठीक है। तीसरा हमने लिखा, ही अपीयर्स to have told a lie, D, he appears to have been waiting फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग लिख दो केवल। ये जो मैं स्टेट्स कह रहा हूँ ना, इनका मतलब समझना है कि जब हम डिफरेंट स्टेट यूज़ करते हैं वर्ब की, या वो वर्ब हमारी फाइनाइट हो या नॉन फाइनाइट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनाइट वर्ब को यूज़ करोगे डिफरेंट स्टेट्स में तो वो टेंस से एक्सप्रेस करेंगी, नॉन फाइनाइट वर्ब को टेंस से कोई लेना देना होता नहीं है, लेकिन स्टेट वो भी होती है। अब जैसे हमने टू बी लिखा, ये इंडेफिनिट स्टेट है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। टू बी गेटिंग लिखा, ये कॉन्टिन्यूस स्टेट है, टू बी प्लस आईएनजी फॉर्म। टू हैव टोल्ड जो है ये परफेक्ट स्टेट है, टू हैव बीन वेटिंग ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस स्टेट है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमने मेन वर्ब अपनी नहीं चेंज किया, मेन वर्ब हमारी सेम टेंस, सेम सब्जेक्ट, सेम नंबर में, ठीक है। मेन वर्ब का सब्जेक्ट भी हमने सेम रहने दिया, टेंस भी सेम रहने दिया, उसको नहीं चेंज किया। जो भी हमने चेंजेस किए वो हमने अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब को चेंज किया। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी, इन्फिनिटिव। अब यहाँ पे जो हमने इन्फिनिटिव यूज़ किया इंडेफिनिट फॉर्म में है, यहाँ पे यूज़ किया कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, यहाँ पे यूज़ किया परफेक्ट फॉर्म में, यहाँ पे यूज़ किया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। तो इसको हमें वैसे ही डिफ्रेंशिएट करना है जैसे हम टेंस को करते हैं। टू बी हैप्पी का मतलब नीदर कंप्लीट नॉर इनकम्प्लीट,
तो ना तो ये कंप्लीट है ना ही इनकम्प्लीट है। ऐसा नहीं कि वो हैप्पी हो चुका है अब आगे नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि हैप्पी होना उसका इनकम्प्लीट स्टेट में है, ठीक है। तो ये जो टू बी स्टेट है ना, देखो इंडेफिनिट का मतलब होता है कोई ऐसा एक्शन जो ना उस समय जब बात की जा रही कंप्लीट है ना इनकम्प्लीट है। अगर हमें कंप्लीशन शो करना है परफेक्ट टेंस, इनकम्प्लीशन शो करना है कॉन्टिन्यूअस टेंस, कंप्लीशन इनकम्प्लीशन कुछ नहीं शो करना तो सीधा इंडेफिनिट टेंस, और दोनों शो करने तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये जो टू बी है ना इंडेफिनिट स्टेट है, ठीक। इसको हम कॉन्टिन्यूअस में इसलिए और भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो बी की फॉर्म होती है, बी अगर हमारी मेन वर्ब हो, वैसे तो बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, लेकिन अगर ये मेन वर्ब हो जाए तो ये हमारी स्टेट डिस्क्राइब करती है, उसके कॉन्टिन्यूअस टेंस बनते नहीं। जैसे मैंने लिख दिया आई एम अ टीचर, तो ये जो एम है ना यहाँ पे हमारी मेन वर्ब है, अब इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखोगे तो दूसरी वर्ब लिखनी पड़ेगी, आई एम कॉलिंग अ टीचर, आई एम कॉलिंग अ टीचर, आई एम चेजिंग अ टीचर, ऐसे लिखना पड़ेगा। इसका अपना नहीं बना पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट डिस्क्राइब करती है। तो वो जो बी वर्ब है ना उसका कॉन्टिन्यूअस बनता भी नहीं है, ना फाइनाइट फॉर्म में ना नॉन फाइनाइट फॉर्म में, तो हमने उसको इंडेफिनिट स्टेट में लिख रखा है। तो इसका मतलब हम जिस एक्शन की बात कर रहे हैं ना तो हम इसका कंप्लीशन शो करना चाहते हैं ना हम इनकम्प्लीशन शो करना चाहते हैं, बस ये है कि एक्शन उसी समय में एग्जिस्ट कर रहा था, जब ये था तभी ये एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन कंप्लीशन इनकम्प्लीशन का कोई रेफरेंस नहीं है। अगर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख दें ये वाला टू बी गेटिंग, तो ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो गई इन्फिनेटिव की। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये एक्शन उस समय जब बात की जा रही थी प्रोसेस में था और आगे भी चलता रहेगा। जो पर्सन बोर फील कर रहा था, ठीक है, वो आगे भी बोर होता रहेगा जब तक वो वहाँ पे रहेगा, तो ये कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है, ठीक है, कि दैट इवेंट वॉज इन प्रोसेस बिफोर द मोमेंट वी रेफर टू इट, कि जिस समय हमने इसके बारे में बात की उस समय उसके पहले से वो बोर था और आगे भी बोर होता रहेगा, ठीक है, जब तक वहाँ पे रहेगा। फिर हमने लिखा ही अपीयर्स टू हैव टोल्ड अ लाई। अब हमने ये परफेक्ट फॉर्म यूज़ कर दी वर्ब की, तो परफेक्ट फॉर्म का मतलब कि वो ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि वो झूठ बोल चुका था। बोल चुका मतलब ये झूठ बोलने वाला काम हो गया, ठीक है। अगर हम लिख रहे हैं टू हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब जैसे हमने फॉर लॉन्ग लिख दिया ना, ये ड्यूरेशन हो गई। अब होता क्या है कि कोई भी एक्शन अगर प्रोसेस में है, ठीक है, जैसे तुम लोगों ने अगर टेंस वेंस में कभी पढ़ा हो, जैसे मैं लिख दूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो ये सही है, ये गलत नहीं है, आई एम टीचिंग इंग्लिश सही है। लेकिन अगर मैं लिख दूं आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, तो ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा, देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने केवल ड्यूरेशन लिखी है, बाकी अभी भी पूरा का पूरा सेंटेंस सही है। अगर हम 4 2 आवर्स ना लिखें तो सही है, 4 2 आवर्स लिख रहे हैं तो गलत है। ऐसा पता है क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जिस समय हम इसकी बात कर रहे हैं एक्शन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है का मतलब जब ये स्टार्ट हुआ होगा और जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये अभी आगे और चलता रहेगा, ठीक। लेकिन हमने वो जो ड्यूरेशन लिख दी ना फॉर 2 आवर्स, उससे ये डेफिनेट हो गया कि जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं वो 2 घंटे हो चुका है और आगे भी चलता रहेगा। तो ये 2 घंटे का इसमें एक पार्सल कंप्लीशन भी है, आगे इनकम्प्लीशन भी है। तो हमें एक ऐसा टेंस यूज करना पड़ेगा जो इस कंप्लीशन इनकम्प्लीशन दोनों को एक साथ एक्सप्रेस कर दे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यही काम करते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैव बीन टीचिंग। तो अगर हम वो फॉर लॉन्ग ना लिखते तब तो वो वेटिंग काम करता है, ही अपीयर्स टू बी वेटिंग, ठीक है। कोई पर्सन है, मान लो बस स्टॉप पे बैठा हुआ है, दुनिया भर की बसें आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन वो कोई बस पकड़ के जा नहीं रहा। तो इससे हमने ये गेस कर लिया कि लगता है ये किसी का इंतजार कर रहा है, ठीक है। अगर इंतजार नहीं कर रहा होता तो अपना किसी बस में बैठता और चला जाता। तो अगर हम ऐसे लिखें ही अपीयर्स टू बी वेटिंग फॉर समवन, तो ये सही है। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन लिख दी। अब कोई भी एक्शन जो प्रोसेस में है और अगर उसकी ड्यूरेशन लिख दोगे तो ना तो उसको परफेक्ट टेंस में लिख पाओगे ना उसको कॉन्टिन्यूअस में लिख पाओगे, उसके लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखना पड़ेगा। फिर से समझ लो, ही अपीयर्स टू बी वेटिंग सही होता अगर ये फॉर लॉन्ग ना लिखा होता। अगर आई एम टीचिंग सही होता अगर ये फॉर 2 आवर्स ना लिखा होता। तो कोई भी एक्शन जो इनकम्प्लीट स्टेट में हो और उसका ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम लिख दिया जाए तो हम उसको कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट में नहीं लिख पाते, फिर हमें उसे लिखना पड़ता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो अगर हमें फॉर लॉन्ग ना लिखें तो ये सही है, ही अपीयर्स टू बी वेटिंग फॉर समवन। लेकिन हमने फॉर लॉन्ग लिख दिया तो ये ड्यूरेशन लिख दिया, अब ड्यूरेशन लिख दी तो इसको कंप्लीट या इनकम्प्लीट नहीं शो कर पाओगे, इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखना पड़ेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वही होता है हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। तो हमने इसको लिख दिया ही अपीयर्स टू हैव बीन वेटिंग फॉर समवन फॉर लॉन्ग। अच्छा, अगर हम परफेक्ट टेंस लिख रहे हैं हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब हो गया कि जिस एक्शन को लेकर ये बात हम कर रहे हैं वो एक्शन उस समय जब इसकी बात की जा रही हो चुका है। ही अपीयर्स टू हैव टोल्ड अ लाई का मतलब इसका मतलब ये पर्सन झूठ बोल चुका है, ये अभी भी इंतजार कर रहा है बहुत टाइम से, ये झूठ बोल चुका है, ठीक है। ये काम हो गया तो इसलिए परफेक्ट फॉर्म में लिखा। ही अपीयर्स टू बी गेटिंग बोर्ड। अब कोई पर्सन है किसी जगह पे आ गया, जब से आया बेचारा तब से वो बोर है, बोर फील कर रहा है, और जब तक रहेगा तब तक बोर फील करेगा, तो इनकम्प्लीट स्टेट का एक्शन है। बस इसमें हमने ड्यूरेशन नहीं लिख रखी, इसमें ड्यूरेशन लिख दी तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ा, इसमें नहीं लिखी तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस से काम करेगा। यहाँ पे हमें कंप्लीशन इनकम्प्लीशन किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करना तो इंडेफिनिट टेंस हमने लिख दिया, ठीक है। तो जैसे हम मेन वर्ब को डिफरेंट टेंसेस में डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करते हैं उसकी डिफरेंट स्टेट्स को एक्सप्रेस करने के लिए,
उसी तरीके से हम इन्फिनेटिव को भी डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द एक्शन रेफर करने के लिए। भाई देखो होता क्या है, जैसे हम टेंस लिखते हैं ना, तो टेंस मेन वर्ब की फॉर्म होती है, ठीक है, इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब की फॉर्म होती है दोनों ही वर्ब हैं। जैसे हम टेंस में डिफरेंट फॉर्म्स का यूज़ कर लेते हैं जिसके थ्रू हम उस एक्शन की डिफरेंट स्टेट्स को एक्सप्रेस करते हैं, उसी तरीके से हमें इन्फिनेटिव में भी करना पड़ता है। अगर हमें किसी ऐसे एक्शन को रेफर करना है इन्फिनेटिव में जो कि ना कंप्लीट है ना इनकम्प्लीट है, तो हमें इन्फिनेटिव यूज़ करना पड़ेगा इंडेफिनिट फॉर्म का, ये 2 + फर्स्ट फॉर्म। अगर हमें किसी ऐसे एक्शन को रेफर करना है इन्फिनेटिव में जो कि उस समय जब हम उसको रेफर कर रहे हैं इनकम्प्लीट है, तो हमें उसके लिए इन्फिनेटिव यूज़ करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूस फॉर्म का, टू बी डूइंग। अगर हम किसी ऐसे एक्शन को रेफर करें इन्फिनेटिव के थ्रू जब उस समय जब उसकी बात की जा रही है कंप्लीट हो गया हो, ठीक है, तो हमें उसको परफेक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा टू हैव + थर्ड फॉर्म। अगर हम किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करें इन्फिनेटिव के थ्रू जो कि उस समय जब उसकी बात की जा रही है इनकम्प्लीट है और उसका ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखना पड़ेगा। डन। ये स्टेट्स ऑफ बेसिक्स क्लियर हो गए। एक छोटी सी बात और ध्यान रख लेना, एक फिफ्थ स्टेट और होती है इनकी इन्फिनेटिव्स की, ठीक है। जैसे हमने लिखा टू बी डन और एक सिक्स्थ लिखा टू हैव बीन डन, ठीक है। अब ये जैसे हमने टू बी डन लिखा और टू हैव बीन डन लिखा, ये भी देखो ये फॉर्म्स ऊपर वाली फॉर्म से अलग हैं, ठीक है। ये जो ऊपर फॉर्म लिखी है उनमें से तो कोई फॉर्म है नहीं, लेकिन हमें पता है ये फिफ्थ और सिक्स्थ फॉर्म तो हो नहीं सकती, इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। भाई एक्शन की बेसिक स्टेट 4 ही होती हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो ये फिफ्थ और सिक्स्थ जो फॉर्म्स हमने यूज़ किए हैं ये कम से कम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से तो अलग नहीं होंगी। तो फिर ये पता क्या है, ये जो टू बी डन है ये हमारी इंडेफिनिट स्टेट का ही एक्शन है, बस पैसिव फॉर्म में। पैसिव फॉर्म का मतलब ये है कि जिस सब्जेक्ट के साथ हम इसे यूज़ करेंगे वो सब्जेक्ट इस इन्फिनेटिव का डूअर नहीं होगा, कोई और होगा। अच्छा, टू हैव बीन डन जो हमने लिखा है, ठीक है, ये परफेक्ट स्टेट का एक्शन है जो इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखा जा रहा है, पैसिव। तो ये जरा एक्टिव पैसिव वाली जो फॉर्म्स होती है ना इनका भी ध्यान देना है। इन्फिनेटिव को अगर हम एक्टिव फॉर्म में यूज़ करें इंडेफिनिट में तो हो जाएगा टू बी + थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर हम उसको यूज़ करें परफेक्ट फॉर्म में पैसिव में तो ये जाएगा टू हैव बीन + थर्ड फॉर्म। अब देखो ये जो कॉन्टिन्यूस बच गया या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बच गया, इसका हम पैसिव क्यों ना लिखें, ठीक है। भाई जो कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बच गया उनका भी पैसिव बनाना चाहिए, लेकिन उनका बनता नहीं है या बनाते नहीं है। क्यों नहीं बनाते फिर अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये 6 फॉर्म्स जो हैं ये आपको ध्यान रखनी है इन्फिनेटिव की। एक तो ये हो गई उसकी स्टेट, ये फॉर्म्स हो गई इन्फिनेटिव की अकॉर्डिंग टू स्टेट, ठीक है। और ये हो गई उसकी फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू वॉइस, एक्टिव वॉइस की ये हो गई सारी। पैसिव वॉइस में अगर लिखोगे तो टू बी + थर्ड फॉर्म जो होता है ये इन्फिनेटिव की पैसिव फॉर्म होती है इंडेफिनिट स्टेट की, और टू हैव बीन डन जो होती है ये पैसिव फॉर्म होती है इन्फिनेटिव की परफेक्ट स्टेट की, ठीक है। एक एग्जांपल से देखो समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा दे आस्क्ड हिम टू स्पीक द ट्रुथ। अब देखो जैसे ये सेंटेंस हमने लिखा, ये सेंटेंस हमारा क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है और इस सेंटेंस की मेन वर्ब है आस्क। इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है हिम, सब्जेक्ट है दे, ठीक। फिर हम देख रहे हैं एक नॉन फाइनाइट वर्ब हमने यूज़ किया है इन्फिनेटिव। ये जो इन्फिनेटिव है ना, सब्जेक्ट तो इसका भी कोई होगा, भाई वर्ब है बिना सब्जेक्ट तो यूज होगी नहीं। इसका सब्जेक्ट पता है, इसका सब्जेक्ट है हिम है, जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट है। अब ये जो हिम है इसी को सच बोलना है, तो इसीलिए हमने वर्ब को एक्टिव फॉर्म में लिखा। दे आस्क्ड हिम टू स्पीक द ट्रुथ, तो जो टू स्पीक इन्फिनेटिव हमने यूज़ किया वो हमने एक्टिव फॉर्म में लिखा, क्योंकि उसके साथ लिखा गया जो उसका सब्जेक्ट हिम है वो उसका डूअर है। लेकिन अगर मान लो हम ऐसे लिख दें, दे वांटेड हिम टू बी अरेस्टेड। अब देख रहे हैं अब भी वही कहानी है, वांटेड मेन वर्ब है, हिम इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और टू बी अरेस्टेड का सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो हिम है पर्सन, अगर ये खुद पुलिसमैन नहीं है तो ये अरेस्ट तो करेगा नहीं, इसको अरेस्ट किया जाएगा। तो चूंकि ये इस इन्फिनेटिव वाली वर्ब का डूअर नहीं है तो इसीलिए हमने क्या किया, उसको पैसिव फॉर्म में लिखा टू बी अरेस्टेड।
तो होता क्या कि जैसे हमने इन्फिनेटिव यूज़ किया किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ में लिखकर, अगर वो नाउन या प्रोनाउन ही उस इन्फिनेटिव में लिखे गए वर्ब का डूअर है तो इन्फिनेटिव एक्टिव फॉर्म का लिख दो, अगर वो उसका डूअर ना हो कोई और हो तो फिर पैसिव फॉर्म में लिख दो, ठीक है। अगर वो एक्शन कंप्लीट स्टेट का है तो ये वाली पैसिव फॉर्म लिखना, टू हैव बीन डन, ठीक है। डन का मतलब कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वो एक्शन इंडेफिनिट स्टेट का है और पैसिव है तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लिख देना, ठीक। अब ये बेसिक बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं जो इन्फिनेटिव की हमने समझाई, एक छोटी सी बात और ध्यान देना, देखो यहाँ से, दे वांटेड टू अरेस्ट हिम, ठीक है। अभी जो हमने दे वांटेड टू अरेस्ट हिम लिखा ना, इसमें हमारी मेन वर्ब हो गई वांटेड, टू अरेस्ट हो गई हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव, ठीक है। अब इस बार क्या है, ये जो हमारी मेन वर्ब है इसका सब्जेक्ट और नॉन फाइनाइट वर्ब है इसका सब्जेक्ट, दोनों यही हो जाएगा। मतलब मैं चाहता हूँ ये बेसिक्स एक बार अपने क्लियर कर लो यार, ये थोड़ा सा उलझा मामला होता है, ठीक है। सीखना सभी चाहते हैं प्रिपोजिशन, सीखना भी चाहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन ये वास्तव में टाइम लगता है सुलझाने में। एक बार आप अगर वही दिखा पाओगे दूसरे को, जो मतलब जो आप दिखाना चाह रहे हो, अगर वो दिखा पाओगे तो वो समझ भी जाएगा। तो अगर हम मेन वर्ब के बाद में डायरेक्ट कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिख दें, इन्फिनेटिव लिख दें, जेरेंड लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही उन दोनों का सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये जो वांटेड वर्ब है इसका भी सब्जेक्ट ये दे है और टू अरेस्ट का भी सब्जेक्ट जो है वो दे, ठीक है। लेकिन अगर हम मेन वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट लिख दें, कोई नाउन या प्रोनाउन कुछ भी लिख दें और उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब लिखें, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी उसका सब्जेक्ट जो होगा वो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इस टू स्पीक का और इस टू बी अरेस्टेड का जो सब्जेक्ट है वो ये हिम है। अब चूंकि हिम यहाँ पे डूअर है तो ये वर्ब एक्टिव फॉर्म में लिखी, हिम यहाँ पे डूअर नहीं है, सब्जेक्ट है, लेकिन इसीलिए पैसिव फॉर्म में लिखी। अच्छा, अगर हम वो मेन वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट ना लिखें, डायरेक्ट नॉन फाइनाइट वर्ब लिख दें, तो होता क्या है कि जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही दोनों वर्ब का सब्जेक्ट हो जाता है, मेन वर्ब का भी और नॉन फाइनाइट वर्ब का भी, ठीक। तो इन्फिनेटिव को लेकर मैं देखो फिर से एक बार समझा देता हूँ कि इतनी देर में हमने क्या बेसिक्स डिस्कस किया। असल में मैं चाहता था कि जो मैं क्वेश्चन आपको सिखाना है या आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जिन पे मैं नया काम कर रहा हूँ इन्फिनेटिव्स को लेकर, ठीक है, या नॉन फाइनाइट वर्ब्स को लेकर, उनके बेसिक एक बार समझा दूँ। तो इन्फिनेटिव में हमने अभी जो डिस्कस किया इतनी देर में, वो एक तो हमने ये डिस्कस किया कि इन्फिनेटिव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। इन्फिनेटिव बाय डिफॉल्ट एक वर्ब होती है जो मेन वर्ब नहीं होती सेंटेंस में, लेकिन होती वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब का काम करती है, ठीक है। तो वर्ब वो होती ही होती है, लेकिन इसके अलावा वो एडजेक्टिव वर्ड और नाउन भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूज इन द डिफरेंट सेंटेंसेस, ठीक। फिर उसके बाद में हमने ये डिस्कस किया जैसे कि अगर हम किसी मेन वर्ब के बाद में इन्फिनेटिव का यूज़ करें तो जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही मेन वर्ब का और नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव दोनों का सब्जेक्ट माना जाता है या होता है, ठीक है। अगर हम मेन वर्ब के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन लिखकर फिर इन्फिनेटिव लिखें तो होता क्या है कि जो वो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वो इन्फिनेटिव या नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट नहीं रहता, उस नॉन फाइनाइट वर्ब का वो इन्फिनेटिव हो या जेरेंड हो जो सब्जेक्ट होता है वो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक। ये डिस्कस किया। फिर हमने कहा कि जैसे हम मेन वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ करते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एक्शन को रेफर करने के लिए, उसी तरीके से हम इन्फिनेटिव के भी डिफरेंट फॉर्म्स का यूज़ करते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एक्शन को रेफर करने के लिए। भाई इंडेफिनिट जो होता है, इन्फिनेटिव जो होता है वो वर्ब होती है। अब वो वर्ब जिसको हम इन्फिनेटिव फॉर्म में लिख रहे हैं वो कौन सी स्टेट की है, ये बताने के लिए हमें इन्फिनेटिव की डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ करनी पड़ जाती हैं, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स वही होती हैं, इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस टू बी प्लस आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टू हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। उसके अलावा हम इन्फिनेटिव की फॉर्म्स एक्टिव पैसिव के अकॉर्डिंग भी चेंज करते हैं, जैसे मेन वर्ब की चेंज करते हैं। तो अगर हमें एक्टिव फॉर्म में लिखना होगा तब तो ये फॉर्म्स यूज़ करना, ये स्ट्रक्चर से यूज़ करना। अगर पैसिव में लिखना हो कभी इन्फिनेटिव को तो इस तरीके से लिखना है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, टू हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। ये टू हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म है, ये परफेक्ट स्टेट की एक्शन की पैसिव फॉर्म है, और टू बी प्लस थर्ड फॉर्म जो है ये एक्टिव, ये हमारी इंडेफिनिट स्टेट की पैसिव फॉर्म है। डन, इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। अब जो इतनी देर में हमने बेसिक वैसे डिस्कस किए हैं, देखो एक दो छोटे छोटे आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेता हूँ। हालांकि हम मेन जो इन्फिनेटिव के यूजेस या एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में आएंगे, लेकिन फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इतनी पूरी कहानी तो नहीं सुनाऊंगा, तो उसके लिए वो सब जरूरी है अपना यहीं से क्लियर कर लो, क्योंकि ये बातें मैं बार बार तो गाना नहीं गाऊंगा। अब सर कितने मिनट हो गए इस वीडियो को? 43 इज रनिंग। तो 42 मिनट्स हमें लग गए सारे बेसिक क्लियर करने में। अब इतना फिर बार बार हम बेसिक क्लियर करेंगे, बार बार रिपीट मैं तो करता नहीं, ठीक है। तो ये अपना यहीं पे समझ लो कि इन्फिनेटिव के डिफरेंट फीचर्स जो या डिफरेंट यूजर्स हैं, जब हम क्वेश्चंस में इन्हें रेफर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाओ कि क्या कहा गया, क्यों कहा गया। बाकी अब चूंकि हम इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं चीज़ों को सुनने समझने में, ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे अपना नोट्स वगैरह भी बना रहे हो, ठीक। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ।
वर्ब फॉर्म्स को लेकर जो हम डिस्कशन करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन जैसे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने लिखा देयर इज नथिंग टू से। चीजें कैसे बदल सकते हैं बस ये समझाना चाहता हूं। देयर इज नथिंग टू से एंड देयर इज नथिंग टू बी सेड। ठीक है, जैसे हमने ये लिख दिया। अब देखो, अगर तुमने कभी एक्टिव पैसिव पढ़ा हो, ठीक है, और हमने जैसे मान लो एक सेंटेंस लिख दिया, देयर आर सम, ऐसे लिख देता हूँ, देयर आर सम लेटर्स टू पोस्ट। और मान लो ये सेंटेंस जो है हमारे सीजीएल मेंस या सीपीओ मेंस के पेपर में आ जाए कि चेंज द वॉइस, इसका वॉइस चेंज करो। तो अब इस सेंटेंस में देखना हमारे पास दो वर्ब हैं, एक है आर और एक है टू पोस्ट। ठीक है, आर वर्ब का तो पैसिव बना नहीं पाओगे क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब होती है, इंट्रांसिटिव होती है, पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने दूसरी वर्ब पे, टू पोस्ट पे। तो अगर सेंटेंस में लिखे गए मेन वर्ब का पैसिव ना बने तो नॉन फाइनाइट वर्ब का पैसिव बनाना पड़ता है। अब जो टू पोस्ट हमने नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी है ना, हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव ऐसे बन जाएगा, देयर आर सम लेटर्स टू बी पोस्टेड। ठीक है, बन गया पैसिव। अब देखो एक चीज समझना है यहाँ पे, ये टू पोस्ट एक्टिव फॉर्म है और टू बी पोस्टेड पैसिव फॉर्म है, और ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के एक्टिव पैसिव हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के एक्टिव पैसिव हैं तो बड़ी एक सीधी सी बात है कि जब हम एक्टिव पैसिव चेंज करते हैं किसी भी वर्ब का, ठीक है, मतलब कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में यूज की गई वर्ब का अगर हम वॉइस चेंज कर दें, वॉइस का मतलब एक्टिव से पैसिव है, पैसिव से एक्टिव, कुछ भी बना दें, तो वहाँ पे मीनिंग और टेंस नहीं चेंज होते। मीनिंग और टेंस नहीं चेंज होने का मतलब समझे, इसका और इसका मीनिंग सेम है। अब इसका मीनिंग पैसिव है, ठीक है, तो इसका भी मतलब मीनिंग पैसिव ही रहा होगा। भाई देखो, ये जो हमने सम लेटर्स लिखा है, ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो हमने सम लेटर्स लिखा है, ठीक है, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, ये भी इस वर्ब का सब्जेक्ट है। भाई दोनों वर्ब एक्टिव पैसिव फॉर्म में जो है उनका सब्जेक्ट तो सेम ही लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट तो चेंज नहीं किया। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे है? भाई जब भी हम किसी वर्ब को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहला काम होता है उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, हालांकि यहाँ पे तो हमने ऐसा नहीं किया, हम तो सेम सब्जेक्ट के साथ में वर्ब को एक्टिव पैसिव चेंज कर रहे हैं, तो मीनिंग तो बदल जाना चाहिए, कायदे से मीनिंग तो बदल जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्टिव फॉर्म है ना वर्ब की और ये जो पैसिव फॉर्म है, इनका दोनों का मीनिंग सेम है लेटर्स के साथ में। तो अगर सेम है तो इसका मतलब ये जो एक्टिव फॉर्म टू पोस्ट है ना, यही पैसिव मीनिंग भी कन्वे कर रही है। तो एक छोटी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ इन्फिनिटिव को लेकर, वो ये है कि यूजुअली जब हम नाउन्स के साथ में, जैसे लेटर्स है ना, नाउन है, यूजुअली जब हम लेटर्स के साथ में इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं तो वो जो एक्टिव फॉर्म का इन्फिनिटिव होता है उसी का मीनिंग पैसिव भी होता है। क्योंकि अगर उसका मीनिंग पैसिव ना होता तो इसका वॉइस चेंज करके तुम ये नहीं लिख सकते थे, क्योंकि अगर ये लिखते तो मीनिंग बदल जाता, क्योंकि दोनों के मीनिंग अलग अलग हो जाते। लेकिन हमें पता है एक दूसरे के एक्टिव पैसिव, तो इसका मतलब इनका मीनिंग सेम है। तो ये जो टू पोस्ट है ना, ये टू बी पोस्टेड लिखने से पहले भी पैसिव था, लेकिन तब मीनिंग में पैसिव था, अब फॉर्म में पैसिव है। फिर से समझ लो, ये जो हमने सम लेटर्स लिखा है सब्जेक्ट पोस्ट के लिए, ये तो सबको ही पता है कि लेटर्स पोस्ट नहीं करते, लेटर्स को पोस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो टू पोस्ट हमने लिखा है ये भले ही एक्टिव फॉर्म हो लेकिन ये पैसिव मीनिंग ही कन्वे कर रही है। ठीक है, होता क्या है कि जब हम नाउन्स के साथ में इन्फिनिटिव से यूज़ करते हैं एक्टिव फॉर्म के, तो वो मेनली पैसिव मीनिंग ही कन्वे कर रहे होते हैं, फॉर्म उनकी पैसिव नहीं होती। जैसे मैंने लिखा आई हैव अ बुक टू रीड, तो जैसे हमने लिखा बुक, अब ये बुक जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इसके लिए हमने एक वर्ब यूज़ कर दिया टू रीड। अब टू रीड वर्ब जो है ना, ये इन्फिनिटिव है एक्टिव फॉर्म का, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक्टिव फॉर्म का इन्फिनिटिव इसके साथ लिखा गया, सब्जेक्ट इसका डूअर तो है ही नहीं। भाई बुक नहीं रीड करती ना, बुक को रीड किया जाता है। तो इसका मतलब ये जो हमने इन्फिनिटिव यूज़ किया है इसकी फॉर्म है एक्टिव लेकिन मीनिंग है पैसिव। मीनिंग इसलिए पैसिव मानना पड़ेगा क्योंकि जो बुक है वो इसका डूअर नहीं हो सकता। फिर से बता देता हूँ, आर्टिकल, इन्फिनिटिव, प्रीपोजिशंस,
टेढ़े चैप्टर होते हैं, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। यहाँ पे दिमाग खुला होगा तो सीख जाओगे, बुक्स से पढ़ के याद कर रखा होगा, ठूंस रखा होगा तो फिर उलझ जाओगे, ठीक है। उलझ जाओगे मतलब फिर उतना ही याद कर लो जितना पेपर में आता है, समझना छोड़ो, समझना तुम्हारे पास की बात नहीं है, ठीक है। समझ तभी पाएंगे जब हम ओपन दिमाग लेके चलेंगे, कि स्कोप छोड़ के चलेंगे, कि इफ समथिंग न्यू कम्स एंड इफ दैट बी लॉजिकल वी शैल ग्रास्प इट, कि अगर कुछ नया भी आता है और वो लॉजिकल होता है तो हम उसको समझेंगे, ठीक है। ये नहीं कि नहीं ज़बरदस्ती कसम खा ली कि 2 + फर्स्ट फॉर्म तो इन्फिनिटिव भी होता है, 2b + ing फॉर्म तो होते ही नहीं है, या ये नाउन नहीं होता, ये वो ही होता है फलाना ढिमकाना। अब देखो इसका मीनिंग पैसिव है, फॉर्म पैसिव नहीं है। तो जब हम इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल इसकी फॉर्म पैसिव कर देंगे। मीनिंग तो ऑलरेडी पैसिव ही था, अब ये फॉर्म भी पैसिव हो गई, तो ये मीनिंग सेम होते हैं। तो ये जो हमने लिखा ना, देयर आर सम लेटर्स टू पोस्ट और देयर आर सम लेटर्स टू बी पोस्टेड, ये दोनों एक दूसरे के एक्टिव पैसिव है। एक्टिव पैसिव का मतलब इनका मीनिंग सेम है, तो इनका मीनिंग सेम होने का मतलब जो मीनिंग यहाँ है वही मीनिंग यहाँ है, बस फॉर्म बदल गई। ये एक्टिव फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म है, मीनिंग तो बदला ही नहीं। तो जो एक्टिव फॉर्म के इन्फिनिटिव्स होते हैं एक्टिव फॉर्म के, वो पैसिव मीनिंग कन्वे करते हैं अगर वो नाउन्स के बाद लिखे गए यूज़ किए जाएँ, इस तरीके से जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये जो हमने लिखा ना, देयर इज़ नथिंग टू से, ये एक्टिव फॉर्म में, और टू बी सेड ये पैसिव फॉर्म में, लेकिन मीनिंग दोनों के सेम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे थे वैसे यहाँ पे थे। अब सर ये कुछ क्लियर हो रहा है कि मैं उलझा तो नहीं रहा हूँ इन्हें विचारों को, ये पता चले उलझ जाए। कमेंट क्या कर रहे हैं, पहले इनसे कमेंट लो एक बार, ये वीडियो लाइन पे चल रहा है कि नहीं चल रहा। देखो पता होता कि ये जो बच्चे होते हैं या लर्नर्स होते हैं, जैसे तुम लोग मेरे से सीखते हो या मेरी बातें सुनते हो समझते हो, तो एक्चुअल में मुझे नहीं पता तुम्हें इससे कितना फ़ायदा होता है कितना नहीं होता, ठीक है, वो तो तुम जानो अपना। मुझे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर कोई सुनने वाला नहीं होगा और अगर कोई ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लो, तो आगे बढ़ोगे कैसे भाई। जब हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को नया करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ इनोवेट करते हैं, तो हमें कोई तो चाहिए होता है जिसके ऊपर हम उसको एक्सपेरिमेंट करें। तो यू ऑल आर दोस्त, तुम ही सब वो जिनके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। तो थोड़ी सी कोशिश करो चीज़ें समझ में। बाकी मैं वास्तव में यूट्यूब पे ज़्यादा टेढ़ा पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर तुम लोग समझते हो तो ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम लोग, मैं कहता हूँ और तुम समझ लेते हो, उन चीज़ों को सुन लेते हो। नहीं तो हमें सबको पता है कि इंग्लिश को लोग कितना आसान दिखाते हैं, है ही नहीं कुछ, चुटकी बजाओ हो जाता है सब कुछ ऐसे ही। हाँ अब देखो होता क्या है कि जैसे सेंटेंस होता है, ये लैंग्वेज की फिलॉसफी है। जैसे सेंटेंस होता है, सेंटेंस आता है तब जब हमारे दिमाग में कोई मीनिंग हो, जो हमारे दिमाग में मीनिंग आइडिया होता है उसी को हम वर्ड्स के थ्रू सेंटेंसेस में एक्सप्रेस कर देते हैं। लेकिन वो जो मीनिंग होता है उसको भी कौन कॉज करता है, कॉन्टेक्स्ट। तो जो मतलब जो सेंटेंस होते हैं ना, सेंटेंस का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव सम मीनिंग, ठीक है। तो वो जो सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस का जो ऑरिजिन है वो मीनिंग से है, क्योंकि मीनिंग जो होता है उसी को हम सेंटेंस में कन्वर्ट करके वर्ड्स में लिख देते हैं। मान लो मैं कुछ मानता हूँ या जानता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर तुमसे कहना चाहूँ या तुम्हें बताना चाहूँ तो मुझे उसके लिए सेंटेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो वो मीनिंग जो है ना वो बेसिक है, फिर वो मीनिंग के अकॉर्डिंग हम अपना सेंटेंस चूज करेंगे कि इस सेंटेंस में कौन से वर्ड्स यूज़ करने, कौन से फॉर्म में यूज़ करने, कौन से पोजीशन पे यूज़ करने, वो सब अलग की बात है, वो ग्रामर में सिखाया जाता है। लेकिन ग्रामर से पहले आता है सेंस, किताब से पहले आती है समझ, उससे पहले आता है दिमाग, टीचर, कोचिंग, बुक्स, इनसे सबसे पहले आती है समझ। समझ दुरुस्त होनी चाहिए, सेंस काम करना चाहिए अपना, ठीक है। अगर हमारा सेंस काम कर रहा है तो फिर हमें लोग बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे, पागल नहीं बना पाएंगे, हम बातें जान पाएंगे। अगर हमारा सेंस ही बस्ट हो गया और वो बंद पड़ा है तो फिर तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तो जो हम सेंटेंस लिखते हैं ना, वो सेंटेंस एक्चुअल में एक आउटकम होता है, वो रिजल्ट होता है। ऑरिजिन उसका होता है मीनिंग। अच्छा, मीनिंग का भी अपना ऑरिजिन होता है कॉन्टेक्स्ट के, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग्स क्रिएट होते हैं और फिर उन्हीं मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए हम सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, लिख कर करते हैं, बोल कर करते हैं, उससे अलग वो अलग बात है, ठीक है। इन दोनों का मैंने कहा मीनिंग सेम है लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। होता क्या है, देखो मैं समझाता हूँ, पहले तो मीनिंग बता देता हूँ क्या है अलग और फिर क्यों है अलग वो भी समझा दूंगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा देयर इज नथिंग टू से, तो इसका मतलब हो गया वी डोंट हैव एनीथिंग टू से। तो अगर हम ये लिख रहे हैं ना देयर इज नथिंग टू से, तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं अपने लिसनर से कि वी डोंट हैव, देखो लिखे नहीं, तो इसका मतलब हम अपने लिसनर से ये कहना चाह रहे हैं कि वी डोंट हैव एनीथिंग टू से, कि हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग टू से का मतलब कुछ नहीं है जो हम कहें, मतलब जो भी हमारे पास था वो सब हमने कह दिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर हम लिखते हैं देयर इज नथिंग टू बी सेड, तो इसका मीनिंग पता है क्या है? तो इसका मतलब है इट इज नो यूज। अब सर ये पीछे पड़ जाएंगे,
ये कहाँ से सीखा, ये कौन सी बुक है, ठीक है। बुक एक बार छान मारना, गूगल पूरा छान मारना, सारी वेबसाइट छान मारना, ठीक है। इट इज नो यूज सेइंग एनीथिंग नाउ। दुरानी सर क्लियर हो रहा कुछ? ये इधर देख लो, अगर जैसे हम ये मैं इन्फिनेटिव का एक यूज है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इन बच्चों से डिस्कस कर रहा हूँ, आप भी इसमें मौज लो। जैसे अगर हम लिख रहे हैं ना देयर इज नथिंग टू से, और हम लिख रहे हैं देयर इज नथिंग टू बी सेड, तो इनके दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, ठीक है। एक्टिव पैसिव में असल में जो हम चेंज करते हैं, देयर इज नथिंग टू से का अगर पैसिव बनाना हो तो यही बनता है देयर इज नथिंग टू बी सेड। मीनिंग सेम होते हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट बहुत डिफरेंट होते हैं। अगर हम ये लिख दें देयर इज नथिंग टू से, तो इसका मतलब हो गया वी डोंट हैव एनीथिंग टू से, मतलब वी लैक कंटेंट, हमारे पास कंटेंट नहीं बचा अब कुछ हम कहें। लेकिन अगर हम लिख दें देयर इज नथिंग टू बी सेड, तो इसका मतलब होता है इट इज नो यूज सेइंग एनीथिंग नाउ, अब कहने का कोई फायदा नहीं, मतलब जो अब कहने का कोई फायदा नहीं, आदमी मानेगा ही नहीं, ठीक है, तो क्यों कहें, अब हम छोड़ रहे हैं कहना। तो अगर हम ये लिख रहे हैं देयर इज नथिंग टू से, तो इसका मतलब हो गया कि अब हमारे पास कुछ नहीं है जो हम कहें, मतलब बातें खत्म हो गई। अगर हम लिख रहे हैं देयर इज नथिंग टू बी सेड, तो इसका मतलब हो गया बात करने का कोई फायदा भी नहीं, खत्म करो, ठीक है, मतलब कहने के लिए है लेकिन अब कहने से कोई फायदा नहीं निकलेगा, तो देयर इज नथिंग टू बी सेड। तो ये दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं, ठीक है। होता क्या है, ऐसा क्यों हो जाता है, देखो ये भी समझा देता हूँ। ये सबको पता होगा कि जब हम किसी एक्शन को पैसिव फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो पैसिव फॉर्म में एक्शन इंपॉर्टेंट होता है, डूअर नहीं, ठीक है। एक्टिव फॉर्म में डूअर इंपॉर्टेंट होता है और एक्शन नहीं। जैसे कि वी टीच इंग्लिश हियर, और हमने लिखा इसी को पैसिव बना के इंग्लिश इज टॉट हियर बाय अस। अब ये बाय अस हम लिखें या ना लिखें से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पे वर्ब हमने यूज की एक्टिव फॉर्म में टीच, यहाँ पर यूज की पैसिव फॉर्म में, ठीक है। अगर हम लिख रहे हैं वी टीच इंग्लिश हियर एक्टिव फॉर्म वर्ब की, और हम लिख रहे हैं इंग्लिश इज टॉट हियर बाय अस पैसिव फॉर्म में, तो हमें पता है कि जैसा हम बेसिकली पढ़ते हैं कि एक्टिव पैसिव में मीनिंग चेंज नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट तो चेंज होगा, मीनिंग नहीं चेंज होगा, कॉन्टेक्स्ट तो बदल ही जाएगा, बात कहने का जो कॉन्टेक्स्ट होगा, बैकग्राउंड होगा, वो तो बदलेगा, मीनिंग सेम रह जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम कह रहे हैं वी टीच इंग्लिश हियर, तो इट मीन्स वी आर इंपॉर्टेंट, वी आर स्ट्रेसिंग आवरसेल्फ, हम खुद को स्ट्रेस कर रहे हैं कि भाई यहाँ इंग्लिश हम पढ़ाते हैं, कहीं और कोई और पढ़ाता होगा, लेकिन यहाँ तो हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस है ना, ये डूअर पे, सबको ही पता होगा कि एक्टिव में डूअर इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर हमें इस बात को स्ट्रेस ना करना हो कि हम पढ़ाते हैं, बस हमें ये बताना है भाई यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, बाकी कहीं कुछ और पढ़ाया जाता होगा, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश हम पढ़ाते हैं, बाकी जगह पे मैथ्स भी पढ़ा देते हैं, साइंस भी पढ़ा देते हैं, तो हम पैसिव फॉर्म लिखेंगे। If action is important, we use passive form of the verb. If doer is important, we use active form of the verb. तो अगर हम ये लिख रहे हैं कि we teach English here, तो इसका मतलब हम अपने को खुद को स्ट्रेस कर रहे हैं कि हम यहाँ इंग्लिश पढ़ाते हैं, कहीं और कुछ और पढ़ाते होंगे, ठीक है, या कोई और कुछ और पढ़ाता होगा, लेकिन हम तो इंग्लिश ही पढ़ाते हैं। लेकिन अगर ऐसे लिख दें इंग्लिश इज टॉट हियर, तो इसका मतलब इंग्लिश पढ़ाई जाती है यहाँ पे, ठीक है, बाकी कहीं पे कुछ और पढ़ाया जाता होगा। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ भैया, यही यहाँ पे डिफरेंस हो गया। देयर इज नथिंग टू से, ये एक्टिव फॉर्म में। अब देखो वहाँ पे तो चलो गए डूअर है भी, यहाँ पे तो कोई डूअर वूअर है ही नहीं। ये जो नथिंग हमने यहाँ लिखा और यहाँ लिखा, ये दोनों जगह नॉट डूअर है भैया। जो नथिंग है ये से वर्ब का डूअर तो है ही नहीं, सब्जेक्ट है लेकिन डूअर नहीं है। तो अब क्या है कि जैसे वहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो डूअर है वी, तो ये स्ट्रेस हो गया, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, लेकिन यही स्ट्रेस हो गया। देयर इज नथिंग टू से में जो नथिंग सब्जेक्ट है, भले वो डूअर ना हो, लेकिन स्ट्रेस इसी पे है। देयर इज नथिंग टू से का मतलब हमारे पास कुछ नहीं है कहने के लिए, ठीक। लेकिन जब हम पैसिव फॉर्म बना देंगे तो नथिंग इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, तब ये वर्ब हो जाएगी इंपॉर्टेंट। जैसे ये हो गया ना इज टॉट, ठीक है। तो हमने अगर लिख दिया देयर इज नथिंग टू बी सैड, ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा स्ट्रेस है ना वो टू बी सैड पे, इस पे नहीं है। इसका स्ट्रेस खत्म हो गया, नथिंग का पैसिव बना दिया, तो इसका मतलब हम इस एक्शन को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। इट इज़ नो यूज सेइंग एनीथिंग नाउ, अब कहने का कुछ फायदा नहीं, चलो अपने घर चलते हैं, ठीक है, ये मानेंगे मुनेंगे है नहीं, निकल लो यहाँ से। तो अब है क्या, एक तो ये बात ध्यान देना कि अगर देयर इज नथिंग टू से का पैसिव बनाना हो तो देयर इज नथिंग टू बी सैड लिखना, क्योंकि जो नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं, जैसे लेटर्स नाउन है, नथिंग प्रोनाउन है, नाउन प्रोनाउन लोग एक ही काम करते हैं, तो उनके बाद लिखा गया इन्फिनिटिव जो एक्टिव फॉर्म का था वही पैसिव मीनिंग भी कन्वे करता है। लेकिन कॉन्टेक्चुअल डिफरेंसेस होते हैं, कॉन्टेक्चुअल डिफरेंसेस होते हैं। अगर ये मान लो कॉन्टेक्स्ट कहीं पे क्लियर करके लिख दिया जाए, यहाँ पे तो ये कि अपना कुछ भी समझ लो, अगर कहीं पे क्लियर करके लिख दिया जाए तो उसके हिसाब से तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा।
कैसे पता चलेगा क्या लिख दिया गया क्या नहीं लिख दिया गया? अब ये सारे हम क्वेश्चंस अगली क्लास में जब भी मिलेंगे इन्फिनिटिव्स को लेकर डिस्कस करेंगे, तो वहां से शुरुआत, मतलब यहां से शुरुआत नहीं करेंगे, वो हम आगे ही बढ़ेंगे। अब ये जो आज डिस्कस कर दिया सो कर दिया, क्या करें दुरानी सर? चलें अब, 1 घंटा तो हो ही गया, इनसे पूछो, हाजिरी लगवा दी इनकी। चलो भैया, तो ये इन्फिनिटिव की जो क्लास है अपना बढ़िया से रिवाइज करो, मौज लो, ठीक है। आगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, चलो अगली बार मैं कहूँगा, जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब कहेंगे। कहने को तो बहुत कुछ है, ठीक है, धीरे धीरे अपना इंट्रोड्यूस करते रहेंगे मामले को। अभी इन्फिनिटिव रिवाइज करो, मौज लो, अगली क्लास में मिलते हैं। कब सर मिलेंगे अब हम लोग? मंडे को। कल एक इंग्लिश मीडियम वालों का भी रखेंगे लेक्चर, वो जो इंग्लिश वाले बच्चे थे जिन्होंने अपना मैसेज किया इंग्लिश मीडियम लिखकर। क्या इंग्लिश वाला? अरे जरूर करेंगे, इंग्लिश में तो जरूर बोलेंगे, भले किसी को समझ में आया ना आए, मानेंगे ही नहीं, ठीक है। तो वी शैल कंटिन्यू इंग्लिश लेक्चर्स, दो वी शैल डिस्कस ओनली ऑन वीकेंड्स। हाँ टुमारो, कल हम इवेंट उस पर लगा देंगे यूट्यूब पे, जान जाओगे किस समय। सो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चलती रहेगी एक क्लास, ठीक है। मौज लेनी है, उन्हीं से सीखने का मौका मिलता है। तुम लोग तो किताबें पढ़ने वाले हो, ज़बरदस्ती क्वेश्चन आंसर याद करते हो, रूल नियम कानून याद करते हो, वो अलग बात है कि मेरे साथ में मौज ले रहे हो, यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हो, तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि दे विल गिव मी सेटिस्फैक्शन, ठीक है। आप लोगों से भी मिल रहा है, बढ़िया है, मस्त है, अच्छे बच्चे हैं हमारे चैनल पे। हालांकि 2-4-5 नमूने हैं, इनका क्या करें? कुछ है सर इनका इलाज? अब ये तो इंडिया है, इतने मुझे लगता है बने ही रहेंगे, ठीक है, इतने तो लोग रहेंगे। बाकी सबको बाय, गुड नाइट। कब मिलते हैं? मंडे को, ठीक है। तब इन्फिनिटिव के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आज कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं बेसिक के। बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट, बाय बाय।